जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उड़ने वाली कार्स, स्पेस में जाना या बिना पेट्रोल की व्हीकल्स, तो एक नाम बार बार सामने आता है, एलन मस्क। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें सच करने की जिद भी रखता है। बचपन में जिसे लोग अजीब समझते थे, जिसे परेशान किया जाता था, वही लड़का आज पूरी दुनिया को बदल रहा है। जिस दौर में लोग आराम ढूंढते हैं, मस्त मुसीबतों को गले लगाता है। लोग जहां रुक जाते हैं वो वहीं से शुरू करता है। रॉकेट फेल हुआ, दोबारा चलाओ। कंपनी डूबी, फिर से खड़ा करो। पैसा खत्म, सब बेच दो, फिर से शुरुआत करो। उसके लिए हर एक रास्ता है, मंजिल नहीं। साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर से निकलकर अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन जाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन एलन ने कभी हार नहीं मानी। जब लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, तब एलन मस्क ने करके दिखाया। पहले इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया, फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार बना दी और फिर सीधा स्पेस में रॉकेट भेज दिया, और वो भी ऐसा रॉकेट जो वापस भी आ जाता है। कभी कभी लोग उन्हें पागल कहते हैं, कभी जीनियस तो कभी कुछ और, लेकिन सच्चाई ये है कि एलन मस्क ने अपने काम से दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम एलन रीव मस्क है। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, जो साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन की ड्यूल सिटीजनशिप्स रखते थे। उनकी माँ माई मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी, जो कनाडा से थी। एलन के फैमिली में उनके अलावा उनके एक भाई किम्बल मस्क और एक बहन तोस्का मस्क भी है। उनके माता पिता का रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चला, और जब एलन सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। इसके बाद एलन और उनके भाई बहन अपने पिता के साथ साउथ अफ्रीका में रहे। एलन का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता एरोल के साथ उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था। वाल्टर इसक्सन की बुक एलन मस्क में बताया गया है कि एलन के पिता का बिहेवियर कई बार अनप्रिडिक्टेबल और कठोर था, जिसका असर एलन के पर्सनालिटी पर पड़ा। इस बुक में यह भी बताया गया है कि एलन के पिता से उनकी कुछ ऐसी यादें जुड़ी है जिन्होंने उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस पर्सनालिटी को शेप दिया। एलन को बचपन से ही बुक्स पढ़ने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वो अक्सर साइंस फिक्शन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी बुक्स पढ़ते थे। उनकी पसंदीदा बुक्स में डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और J.R.R. टॉलिकन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स शामिल थी। इन बुक्स ने उनकी इमेजिनेशन को उड़ान दी और उन्हें बड़े सपने देखने की इंस्पिरेशन दी। जब एलन 10 साल के थे तब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर कोमोडोर VIC-20 मिला। उस समय कंप्यूटर एक नई चीज थी और एलन ने इसे अपनी क्यूरियोसिटी का सेंटर बना लिया। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की एज में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। इस गेम को उन्होंने $500 में बेच दिया, जो उस समय के लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। यह उनके जीवन का पहला संकेत था कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करने वाले हैं। स्कूल में एलन को कई बार परेशान किया जाता था। वो एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे और अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा और एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें मजबूत बनाया, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई कि वो दुनिया में कुछ अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते थे। 17 साल की एज में एलन ने साउथ अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें साउथ अफ्रीका की आर्मी में भर्ती होना पड़े, जो उस समय जरूरी था। उनकी मां के कैनेडियन ओरिजिन्स के कारण उन्हें कनाडा की सिटीजनशिप मिल सकती थी और इसीलिए वह साल 1989 में कनाडा चले गए। वहाँ उन्होंने शुरुआत में अपनी मां के रिलेटिव्स के साथ समय बिताया और कई छोटे मोटे काम किए, जैसे खेतों में काम करना और अनाज के गोदामों में मजदूरी करना। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें मेहनत की कीमत समझाई और उनके अंदर सेल्फ रिलायंस का क्वालिटी डेवलप हुआ। कनाडा में कुछ समय बिताने के बाद एलन ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान अमेरिका की ओर गया, जहां उन्हें लगा कि उनके सपनों को सच करने के लिए ज्यादा अवसर है। साल 1992 में वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल करने के बाद एलन मस्क के सामने कई रास्ते थे, लेकिन उनकी सोच हमेशा कुछ बड़ा करने की थी। वो मानते थे कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए 3 मेन एरियाज पर काम करना जरूरी है: इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन। इन विचारों ने उनके करियर को डायरेक्शन दी। साल 1995 में जब इंटरनेट की दुनिया अभी नई नई शुरू हो रही थी, एलन ने फैसला किया कि वह इस एरिया में कुछ करेंगे। एलन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी शुरू की, जिसका नाम था Zip2। यह कंपनी एक तरह का ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी थी, जो आज के गूगल मैप्स की तरह काम करती थी। उस समय इंटरनेट
पर बिजनेस को ढूंढना आसान नहीं था और जिप2 का पर्पस था कि लोग अपने आसपास के रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और अदर बिजनेसेस की जानकारी आसानी से पा सके। एलन और किम्बल ने इस कंपनी को शुरू करने के लिए अपने पिता से $28,000 उधार लिए और काम शुरू कर दिया। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। एलन और किम्बल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वे दोनों एक छोटे से ऑफिस में रहते और काम करते थे। रात को वही ऑफिस उनकी सोने की जगह बन जाती थी। एलन दिन रात कोडिंग करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छा हो। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे जिप2 ने कई बड़े न्यूज़पेपर्स का ध्यान खींचा जो अपने ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी को बेहतर करना चाहते थे। साल 1999 में जिप2 को कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद लिया। यह उस समय की सबसे बड़ी डील्स में से एक थी। इस डील से एलन को करीब $22 मिलियन मिले। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि वह सिर्फ 28 साल के थे और उनकी पहली कंपनी ने उन्हें करोड़पति बना दिया। लेकिन एलन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वह चाहते थे कि उनकी कंपनी इस दुनिया को बदले। जिप2 की सक्सेस के बाद एलन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी नेक्स्ट कंपनी शुरू की जिसका नाम था एक्सकॉम। यह कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम पर काम करती थी। उस समय ऑनलाइन पेमेंट एक नया आइडिया था और लोग इसे लेकर बहुत एक्साइटेड थे। एलन ने x.com में अपनी सारी मेहनत और पैसा लगा दिया, लेकिन इस कंपनी को चलाने में कई चुनौतियां आई। उनके कुछ पार्टनर और इन्वेस्टर्स के साथ झगड़ा हुआ, फिर भी एलन ने हार नहीं मानी। साल 2000 में x.com कॉन्फिनिटी नाम की एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गया जिसके पास एक पेमेंट सिस्टम था जिसे पेपल कहा जाता था। इस मर्ज के बाद कंपनी का नाम बदलकर पेपल कर दिया गया, लेकिन एलन और उनके को फाउंडर्स के बीच झगड़े बढ़ते गए। एलन चाहते थे कि कंपनी को x.com के नाम से ही चलाया जाए, लेकिन बाकी लोग पेपल नाम को ज्यादा पसंद करते थे। आखिरकार साल 2001 में एलन को कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया गया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। साल 2002 में पेपल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से एलन को करीब $180 मिलियन मिले। इस समय तक वो सिर्फ 31 साल के थे और उनके पास इतना पैसा था कि वो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन एलन मस्क ऐसे इंसान नहीं थे जो रुक जाए। उनके दिमाग में पहले से ही अगले बड़े सपने तैयार थे। जिप2 और पेपल की सक्सेस ने एलन को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया कि वह कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन कंपनीज को बनाते समय उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वाल्टर इसाक्सन की बुक एलन मस्क में बताया गया है कि एलन हमेशा अपनी कंपनीज को एक मिशन के रूप में देखते थे। वो चाहते थे कि उनकी हर कंपनी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन दे। जिप2 ने बिजनेसेस को डिजिटल दुनिया से जोड़ा और पेपल ने ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाया, लेकिन एलन के सपने यही नहीं रुके। इस दौरान एलन की पर्सनल लाइफ में भी कई बदलाव आए। उन्होंने अपनी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन से शादी की। जस्टिन एक राइटर थी जिनसे उनकी मुलाकात पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में हुई थी। उनकी शादी साल 2000 में हुई और उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन उनकी शादी में भी कई उतार चढ़ाव आए और आखिरकार साल 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। इसाक्सन की बुक में बताया गया है कि एलन का काम के प्रति जुनून उनकी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़ता था, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस आता था। पेपल की सेल के बाद एलन ने अपने सपनों को और बड़ा करने का फैसला किया। वह स्पेस की दुनिया में जाना चाहते थे। उनके दिमाग में एक आइडिया था कि अगर ह्यूमैनिटी को लंबे समय तक जीवित रहना है तो हमें दूसरी दुनिया में बसना होगा। यह आइडिया उनके अगले बड़े कदम की फाउंडेशन बना। पेपल की सेल से मिले $180 मिलियन ने एलन को फाइनेंशियली रूप से इतना मजबूत कर दिया था कि वो अपने सबसे बड़े सपनों को सच करने की डायरेक्शन में कदम बढ़ा सकते थे। साल 2001 में एलन ने स्पेस के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर ह्यूमैनिटी को लंबे समय तक जीवित रहना है तो हमें पृथ्वी के अलावा अदर प्लैनेट्स पर बसना होगा। उनका लक्ष्य था मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना, लेकिन उस समय स्पेस प्रोब्स बहुत एक्सपेंसिव था और केवल नासा जैसी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी ही इसे कर सकती थी। एलन ने सोचा कि अगर स्पेस ट्रेवल को सस्ता और आसान बनाया जाए तो यह सपना हकीकत बन सकता है। साल 2002 में एलन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी यानी स्पेस एक्स की स्टैब्लिशमेंट की। उनका लक्ष्य था रॉकेट बनाना जो बार बार इस्तेमाल किया जा सके ताकि स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट को कम किया जा सके। उस समय यह आइडिया बिल्कुल नया और रिस्की भरा था। ज्यादातर लोग सोचते थे कि कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस में रॉकेट नहीं भेज सकती, लेकिन एलन मस्क को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की आदत थी। स्पेस एक्स की शुरुआत आसान नहीं थी। एलन ने अपनी जेब से करीब $100 मिलियन इस कंपनी में लगाए। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें रॉकेट साइंस के एक्सपर्ट शामिल थे, लेकिन शुरुआती सालों में कंपनी को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट फाल्कन 1 बनाने की कोशिश की, लेकिन साल 2006, 7 और 8 में इसके पहले 3 लॉन्च पूरी तरह असफल रहे। हर बार रॉकेट या तो उड़ान भरने में फेल रहा या स्पेस में पहुंचने से पहले नष्ट हो गया। इन असफलताओं ने कंपनी को फाइनेंशियली और मेंटली रूप से हिला दिया। वाल्टर इसाक्सन की बुक एलन मस्क में बताया गया है कि इन असफलताओं के दौरान एलन
एलन की हिम्मत और लीडरशिप ने उनकी टीम को हार मानने से बचाया। वो अपनी टीम को बार बार मोटिवेट करते थे कि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। साल 2008 में स्पेस एक्स की चौथी कोशिश कामयाब रही। फाल्कन 1 ने सक्सेसफुली ऑर्बिट में एंटर किया और यह स्पेस एक्स की पहली बड़ी जीत थी। इस सफलता ने कंपनी को नई उम्मीद दी। उसी साल नासा ने स्पेस एक्स को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके तहत कंपनी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। यह कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इससे कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिली। एलन का अगला लक्ष्य था एक ऐसा रॉकेट बनाना जो बार बार इस्तेमाल किया जा सके। साल 2010 में स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया, जो एक बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट था। इसके बाद साल 2012 में स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सामान लेकर गया। यह पहली बार था जब कोई प्राइवेट कंपनी ने ऐसा किया। इस सफलता ने स्पेस एक्स को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाई और यह साबित किया कि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी के साथ मुकाबला कर सकती है। स्पेस एक्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट साल 2015 में आई, जब फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस में लॉन्च होने के बाद वापस पृथ्वी पर सुरक्षित उतर आया। यह स्पेस इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी पल था, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को बहुत कम कर सकते थे। एलन का सस्ता स्पेस ट्रैवल का सपना अब हकीकत बनने लगा था। साल 2020 में स्पेस एक्स ने एक और ऐतिहासिक अचीवमेंट हासिल की, जब उसने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट बॉब बेहनकेन और डग हर्ले को क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजा। यह पहली बार था जब कोई प्राइवेट कंपनी ने इंसानों को स्पेस में भेजा। एलन का स्पेस एक्स में काम सिर्फ रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं था, यह ह्यूमैनिटी को और बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करने के बारे में था। वो अक्सर मंगल ग्रह पर सिविलाइजेशन बसाने के अपने अंतिम लक्ष्य की बात करते थे। साल 2016 में उन्होंने स्टारशिप के लिए प्लान की अनाउंसमेंट की, जो एक विशाल स्पेसक्राफ्ट है जिसे मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टारशिप अभी भी डेवलपमेंट के स्टेज में है, लेकिन यह एलन के पास उस सपने का प्रतीक है कि ह्यूमंस एक मल्टी प्लानेटरी स्पेसिस बने। स्पेस एक्स पर काम करते समय एलन को बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ा। कंपनी बहुत तेजी से पैसे खर्च कर रही थी और शुरुआती सफलताओं ने इसे बैंकरप्ट होने की कगार पर ला दिया था। उसी समय एलन एक और कंपनी टेस्ला शुरू कर रहे थे। वाल्टर इसाक्सन की बुक में बताया गया है कि एलन अक्सर हफ्ते में 100 घंटे काम करते थे, ऑफिस या फैक्ट्री में ही सोते थे ताकि सब कुछ सही रहे। साल 2025 तक स्पेस एक्स स्पेस इंडस्ट्री में लीडर बन चुका था। सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, ISS तक सामान पहुंचा रहा था और मून और मार्स के लिए मिशन की प्लान बना रहा था। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया, जिसने इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी में से एक बना दिया। एलन का सस्ता स्पेस ट्रैवल का सपना अब सिर्फ सपना नहीं था, यह हकीकत बन रहा था। साल 2003 में जब स्पेस एक्स अपनी शुरुआती चुनौतियों से जूझ रहा था, तब एलन मस्क ने एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया, जिसका नाम था टेस्ला मोटर्स। टेस्ला की एस्टेब्लिशमेंट मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी और इसका मिशन था इलेक्ट्रिक कार्स को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स धीमी, बोरिंग और कम दूरी तक चलने वाली होती है, लेकिन एलन ने इसमें एक बड़ा अवसर देखा। वो चाहते थे कि टेस्ला ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाए जो पेट्रोल कार से बेहतर हो, तेज, स्टाइलिश और एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो। साल 2004 में एलन ने टेस्ला में भारी इन्वेस्ट किया और कंपनी के चेयरमैन और मेजर इन्वेस्टर बन गए। उन्होंने अपनी पेपल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टेस्ला में लगाया। साल 2008 में जब स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, तब एलन ने टेस्ला के CEO का पद भी संभाल लिया। यह उनके लिए एक बहुत मुश्किल समय था। वाल्टर इसाक्सन की बुक एलन मस्क में बताया गया है कि साल 2008 में एलन के पास इतना पैसा नहीं बचा था कि वो दोनों कंपनीज को चला सके। वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्टेज से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी पहली वाइफ जस्टिस विल्सन से उनका डिवोर्स हो रहा था। फिर भी एलन ने हार नहीं मानी। टेस्ला की पहली कार थी रोडस्टर, जो साल 2008 में लॉन्च हुई। यह एक स्पोर्ट्स कार थी जो इलेक्ट्रिक होने के बावजूद बहुत तेज थी और एक बार चार्ज करने पर 245 मील चल सकती थी। रोडस्टर ने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि रोमांचक और पावरफुल भी हो सकती है। लेकिन रोडस्टर को बनाने में बहुत खर्चा आया और कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। साल 2008 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ने टेस्ला की मुश्किलें और बढ़ा दी। एक समय तो ऐसा था कि टेस्ला के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का पैसा बचा था। एलन ने अपनी सारी ताकत लगा दी। उन्होंने इन्वेस्टर से और पैसा जुटाया और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी उधार लिया। साल 2008 के अंत में टेस्ला को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला और साथ ही अमेरिकी गवर्नमेंट से $465 मिलियन का लोन भी मिला, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट के लिए था। इस पैसे ने टेस्ला को बचाया। साल 2012 में टेस्ला ने अपनी दूसरी कार मॉडल S लॉन्च की। यह एक सेडान कार थी जो न सिर्फ स्टाइलिश थी, बल्कि उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उस समय की किसी भी कार
कार में नहीं थी। मॉडल एस में बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले, ऑटो पायलट फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस थी। इस कार को दुनिया भर में बहुत तारीफ मिली और इसे कई अवार्ड्स में मिले। मॉडल एस ने टेस्ला को एक प्रीमियर कार ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ अमीर लोगों के लिए कार बनाना नहीं था। एलन चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार्स हर किसी की पहुंच में हो। इसके लिए टेस्ला ने साल 2016 में मॉडल 3 की अनाउंसमेंट की, जो एक सस्ती और आम लोगों के लिए बनाई गई कार थी। मॉडल 3 की प्री बुकिंग इतनी ज्यादा हुई कि टेस्ला को इसे बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन मॉडल 3 को बड़े पैमाने पर बनाने में बहुत मुश्किलें आई। टेस्ला की फैक्ट्री में प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स थी और एलन को कई बार खुद फैक्ट्री में रात भर काम करना पड़ा। एक समय तो वो फैक्ट्री में ही सोते थे ताकि प्रोडक्शन को तेज किया जा सके। इस दौरान एलन की सेहत पर भी असर पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। साल 2018 तक टेस्ला मॉडल 3 को बड़े पैमाने पर बनाने में कामयाब हो गई और यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। टेस्ला ने सिर्फ कार्स नहीं बनाई, कंपनी ने बैटरी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम किया। साल 2015 में टेस्ला ने पावर वॉल लॉन्च किया, जो एक होम बैटरी सिस्टम था। यह सिस्टम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता था ताकि घरों को सस्ती और क्लीन एनर्जी मिल सके। इसके अलावा टेस्ला ने सोलर रूफ भी बनाया, जो सोलर पैनल्स की तरह काम करता था, लेकिन दिखने में छत की टाइल्स जैसा था। इन प्रोडक्ट्स ने टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी से कहीं ज्यादा बनाया। यह अब एक ऐसी कंपनी थी जो पूरी दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जा रही थी। एलन का टेस्ला में काम सिर्फ कार्स बेचने तक सीमित नहीं था। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल से दूर रहे और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करे। उनके इस मिशन ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आज टेस्ला की वजह से हर बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रही है। साल 2025 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी में से एक बन चुकी थी और इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गई थी। टेस्ला के साथ काम करते समय एलन को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जो पूरे नहीं हो सकते। मॉडल 3 के प्रोडक्शन में देरी होने पर कई लोगों ने टेस्ला की फेलियर की प्रिडिक्शन की, लेकिन एलन ने हमेशा अपनी आलोचनाओं को नजरअंदाज किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। वाल्टर isaacson की बुक में बताया गया है कि एलन का मानना था कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। इस दौरान एलन की पर्सनल लाइफ में भी कई बदलाव आए। साल 2010 में उन्होंने ब्रिटिश एक्ट्रेस तालुल्ला राइली से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चली और साल 2016 में उनका डिवोर्स हो गया। इसके बाद एलन का नाम सिंगर ग्रैम्स के साथ जुड़ा और उनके एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने XAEA12 रखा। यह नाम बहुत चर्चा में रहा क्योंकि यह बहुत अनोखा था। एलन की पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे अपने काम पर हावी होने नहीं दिया। टेस्ला की सक्सेस ने एलन मस्क को दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स बना दिया, लेकिन उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वो चाहते थे कि टेस्ला न सिर्फ कार्स बनाए बल्कि पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी की ओर ले जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी सोलर सिटी को टेस्ला में मिला दिया ताकि सोलर एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ा जा सके। इसके अलावा उन्होंने द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक जैसी कंपनी शुरू की। एलन मस्क हमेशा से ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के बारे में सोचते थे। साल 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक नाम की कंपनी शुरू की, जिसका मिशन था इंसानों के ब्रेन को कंप्यूटर के साथ जोड़ना। यह आइडिया सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन एलन का मानना था कि अगर इंसानों को फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ कदम मिलाकर चलना है तो हमें अपने ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। न्यूरालिंक का लक्ष्य है एक ऐसी डिवाइस बनाना जिसे ब्रेन में लगाया जा सके और वह सीधे कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सके। इस टेक्नोलॉजी को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI कहा जाता है। शुरुआत में न्यूरालिंक का फोकस उन लोगों की हेल्प करना था जो ब्रेन से जुड़ी बीमारियां जैसे पार्किंसंस, एपिलेप्सी या रीढ़ की हड्डी की चोटें से जूझ रहे हैं, लेकिन एलन का बड़ा सपना है कि न्यूरालिंक फ्यूचर में इंसानों को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज दे सके, जैसे कि तुरंत नई लैंग्वेजेस सीखना, मेमोरी बढ़ाना या सीधे दिमाग से इंटरनेट पर जानकारी लेना। न्यूरालिंक ने अपने शुरुआती टेस्ट एनिमल्स पर किए। साल 2020 में कंपनी ने एक सुअर के ब्रेन में न्यूरालिंक चिप लगाई और दिखाया कि वह उसकी ब्रेन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकती है। साल 2021 में उन्होंने एक बंदर पर टेस्ट किया जो न्यूरालिंक चिप की हेल्प से सिर्फ अपने दिमाग से वीडियो गेम खेल सकता था। इन सफलताओं ने दुनिया का ध्यान खींचा, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी भी शुरुआती स्टेज में थी। साल 2023 में न्यूरालिंक को इंसानों पर टेस्ट करने की परमिशन मिली और कंपनी ने अपने फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल शुरू किए। इन ट्रायल्स का मकसद था यह देखना कि क्या न्यूरालिंक की चिप उन लोगों की हेल्प कर सकती है जो पैरालाइज्ड या जिन्होंने अपने ऑर्गन्स का कंट्रोल खो दिया है। हालांकि न्यूरालिंक को लेकर कई सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने चिंता जताई कि ब्रेन में चिप लगाना डेंजरस हो सकता है और इससे प्राइवेसी का खतरा हो सकता है, लेकिन एलन का मानना था कि अगर हम फ्यूचर में AI के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो हमें इस तरह के रिस्क लेने होंगे। वाल्टर isaacson की बुक एलन मस्क में बताया गया है कि एलन न्यूरालिंक को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में देखते हैं जो ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। एलन मस्क
को हमेशा से ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम से चिढ़ थी। लॉस एंजलिस जैसे शहरों में घंटों ट्रैफिक में फंसने की वजह से उन्होंने साल 2016 में द बोरिंग कंपनी शुरू की। इस कंपनी का मकसद था जमीन के नीचे टनल्स बनाना जिनमें हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो। एलन का आइडिया था कि अगर हम रोड्स के ऊपर की जगह की बजाय नीचे की जगह का इस्तेमाल करें तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। द बोरिंग कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हाइपरलूप, जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लोग या सामान बहुत तेज गति से वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए एक सिटी से दूसरे सिटी तक जा सकते हैं। हाइपरलूप की स्पीड 700 मील पर आवर तक हो सकती है, जो एयरप्लेन से भी तेज है। एलन ने हाइपरलूप का आइडिया सबसे पहले साल 2013 में पेश किया था और फिर इसे ओपन सोर्स कर दिया ताकि दूसरी कंपनीज भी इस पर काम कर सके। द बोरिंग कंपनी ने हाइपरलूप के लिए कई टेस्ट किए और साल 2020 में इसने एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जिसमें लोग कुछ ही दूरी तक हाइपरलूप में ट्रेवल कर सके। इसके अलावा द बोरिंग कंपनी ने लास वेगास में एक छोटी टनल बनाई जिसे लास वेगास कन्वेंशन सेंटर लूप कहा जाता है। इस टनल ने टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यह प्रोजेक्ट साल 2021 में शुरू हुआ और इससे बहुत अप्रिशिएट मिली। हालांकि द बोरिंग कंपनी को कई आलोचनाओं भी झेलनी पड़ी। कुछ लोगों ने कहा कि टनल बनाना बहुत महंगा और समय लेने वाला है, लेकिन एलन का मानना था कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें नए तरीके आजमाने होंगे। एलन मस्क को हमेशा से एआई के फायदे और खतरे दोनों की समझ थी। वो मानते थे कि अगर एआई को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह ह्यूमैनिटी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में छोड़ दिया जाए तो यह डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए साल 2023 में उन्होंने XAI नाम की कंपनी शुरू की जिसका मकसद था ऐसी एआई बनाना जो ह्यूमन साइंटिफिक डिस्कवरीज को तेज कर सके। XAI ने ग्रोक नाम का एक एआई बनाया जो लोगों के सवालों का जवाब दे सकता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ग्रोक को बनाने का मकसद था कि यह इंसानों को यूनिवर्स के बारे में बेहतर समझ दे और साइंटिफिक प्रोग्रेस में हेल्प करे। साल 2025 तक ग्रोक कई प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल था जैसा कि grok.com, x.com और मोबाइल एप्स। इसे फ्री में लिमिटेड यूज के लिए और सुपर ग्रोक सब्सक्रिप्शन के साथ ज्यादा यूज के लिए अवेलेबल कराया गया था। XAI का मिशन सिर्फ एआई बनाना नहीं था बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद हो। एलन ने कई बार कहा कि एआई को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए। उनकी इस सोच ने दुनिया भर में एआई के डेवलपमेंट और इस्तेमाल पर बहुत छेड़ दी। एलन मस्क की सोच हमेशा फ्यूचर की ओर रही। उन्होंने सोलर सिटी को टेस्ला में मिलाकर सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने ट्विटर, अब एक्स कहा जाता है, उसको साल 2022 में $44 बिलियन में खरीदा क्योंकि वह चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां लोग खुलकर अपनी ओपिनियन रख सके। इस खरीदारी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन एलन ने इसे अपने मिशन का हिस्सा माना। एलन मस्क की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। ग्राइम्स के साथ उनके रिलेशंस और उनके बच्चों के अनोखे नाम जैसे XAE812 हेडलाइंस में रहे। साल 2025 तक एलन के कई बच्चे थे और वह अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम से अलग रखने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका काम के प्रति जुनून इतना ज्यादा था कि वो अक्सर 100 घंटे से ज्यादा हफ्ते में काम करते थे। वाल्टर इसक्सन की बुक में बताया गया है कि एलन मस्क का मानना था कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। एलन मस्क ने अपने जीवन में ऐसे कई चीजें की जो इम्पॉसिबल लगती थी। जिप्टू और पेपल ने डिजिटल वर्ल्ड को बदला। स्पेस एक्स ने स्पेस ट्रेवल को सस्ता और एक्सेसिबल बनाया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को पॉपुलर किया और न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी और XAI ने फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज की फाउंडेशन रखी। उनकी हर कंपनी का मकसद था ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना, लेकिन एलन मस्क की राह आसान नहीं थी। उन्हें बार बार असफलताओं, आलोचनाओं और पर्सनल लाइफ की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उनकी हिम्मत और जुनून ने उन्हें दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंसर एंटरप्रेन्योर बना दिया। साल 2025 तक एलन मस्क न सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि एक इंस्पिरेशन थे जो लोगों को बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने के लिए इंस्पायर करते थे। इसके साथ ये वीडियो होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।